हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवीन में। तो गाइस, आज हम लोग नेट सिलेबस की द्वितीय इकाई में सम्मिलित मैक्स वेबर वाले चैप्टर से चुने हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा यथा निरूपित वर्ग की विशेषताएँ कौन सी हैं। पूछ रहे हैं कि मैक्स वेबर द्वारा वर्ग की कौन सी विशेषताएँ बताई गई हैं। ऑप्शन दिया गया है, एक, वर्ग बाजार की अर्थव्यवस्था में समान स्थिति के सहभागी व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरा है, वर्ग के बीच आर्थिक हितों के संघर्ष से वे समाप्त हो जाते हैं। तीसरा है, वर्ग की राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। और चौथा है, वर्ग में कोई ध्रुवीकरण नहीं होता। देखिए, ऑप्शन ए दिया गया केवल ए, बी में है 1 और 4, सी में है 2 और 4 और डी में है 1 और 3। तो हम देख लेते हैं। देखिए, मैक्स वेबर ने वर्ग की विवेचना जो की है वो उन्होंने सामाजिक संस्तरण के एक आयाम के रूप में की है। ठीक, इन्होंने क्या कहा है कि वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी वर्ग परिस्थिति समान होती है। ऐसे समूह को जीवन में समान अवसर प्राप्त होते हैं। समान अवसर प्राप्त होने का यहाँ जो अर्थ है वो ये है कि बाजार में वे जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ भी उनकी आवश्यकताएं हैं और जो कुछ भी वस्तुएं या सेवाओं को वो खरीदना चाहते हैं या दूसरों से अपनी रक्षा करना चाहते हैं आदि जितने भी ये सारे तथ्य हैं, इनके लिए एक वर्ग के सभी व्यक्ति समान रूप में योग्य होते हैं। यानी उस वर्ग में जितने भी व्यक्ति आएंगे, ठीक, वो सभी व्यक्ति की आवश्यकताएं, ठीक, बाजार में उनकी स्थितियां या जो कुछ भी वो सेवाएं चाहते हैं, ठीक है, उस रूप में उन सभी व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी, वह समान होगी। इसी के आधार पर मैक्स वेबर के अनुसार एक वर्ग का निर्माण होता है। यानी वर्ग का निर्माण कहाँ होता है? बाजार की स्थिति में, बाजार में स्थिति में होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, हम देख लेते हैं। एक है, वर्ग बाजार की अर्थव्यवस्था में समान हित के सहभागी व्यक्तियों का एक समूह है। तो यहाँ पर एक वाला ये तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा है, वर्ग के बीच आर्थिक हितों के संघर्ष से वे समाप्त हो जाते हैं। तो मैक्स वेबर ने ये बात नहीं कही है, आर्थिक हितों के बीच संघर्ष से वे समाप्त हो जाते हैं, ये बात मैक्स वेबर नहीं करता है। तो ये दूसरा गलत है। वर्गों के राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से भी उत्पन्न होते हैं, ये भी नहीं है। वर्गों में कोई ध्रुवीकरण नहीं होता, तो ये बात भी मैक्स वेबर ने कही है। इन्होंने इस बात को स्पष्टता कहा है कि वर्गों में कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका पहला और चौथा सही होता है। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, 1 और 4। आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दस बजे सुबह दफ्तर जाते समय किसी व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ एक घायल व्यक्ति मिला और वह उसे अस्पताल ले गया। इसके परिणाम स्वरूप वह दफ्तर समय से नहीं पहुंच सका। मैक्स वेबर के अनुसार इसे किस रूप में समवर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, मैक्स वेबर के जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत आया, ये क्वेश्चन वहाँ से बन रहा है। कह रहे हैं कि 10 बजे सुबह दफ्तर जाते समय किसी व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ एक घायल व्यक्ति मिला। एक व्यक्ति जब अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकलता है तो उसे सड़क पर घायल व्यक्ति एक पड़ा हुआ मिलता है, वह उसे अस्पताल ले गया। यानी वह उस व्यक्ति को छोड़कर दफ्तर नहीं गया, उसने दफ्तर जाने को छोड़कर पहले उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। इसके परिणाम स्वरूप वह दफ्तर समय से नहीं पहुंच सका। तो मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति द्वारा किया गया ये कार्य, उनके जो उन्होंने सामाजिक क्रिया के प्रकार बताए हैं, उसमें से किस प्रकार में आएगा, कौन सी क्रिया कहा जाएगा। ऑप्शन है लक्ष्य युक्त तर्क संगत कार्य, बी है भावनात्मक कार्य, सी है मूल्य युक्त तर्क संगत कार्य और डी है चमत्कारी कार्य। ठीक है, तो देखिए, आप मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे। ठीक, तार्किक हो गया, मूल्यांकनात्मक हो गया, प्रभावात्मक या भावात्मक हो गया और परंपरात्मक हो गया। ठीक है, तो इसमें इनका जो है, जो ये व्यक्ति 10 बजे सुबह दफ्तर जाते समय सड़क पर पड़े हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है और इसके कारण वह समय से अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाता है।
तो व्यक्ति के द्वारा किया गया यह कार्य मूल्ययुक्त तर्क संगत कार्य कहा जाएगा। देखिए मूल्ययुक्त क्रिया कौन सी है? वह क्रिया है जो किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती है। ठीक है, इसे बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार भी किया जाता है। वहाँ पर तर्क वितर्क नहीं किया जाता है, बगैर किसी तार्किक कारण के उस क्रिया को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो व्यक्ति सुबह दफ्तर जाने के लिए निकलता है और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाता है, जिसके कारण वह लेट हो जाता है, तो उसकी यह क्रिया मूल्ययुक्त तर्क संगत कार्य कही जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कारणता सामाजिक क्रिया के क्रिया पद्धति पक्षों की मैक्स वेबर द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार सही है? ए है ऐतिहासिक कारणता, बी है स्थितिपरक कारणता, सी है तार्किक विधिक कारणता और डी है धार्मिक कारणता। तो देखिए यहाँ पर ये तार्किक विधिक कारणता, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वही बात यहाँ भी है। ठीक, तार्किक क्रिया में लक्ष्य और साधन में तार्किक विधिक कारण पाया जाता है। इनकी जो तार्किक क्रिया है उसमें क्या है? लक्ष्य और साधन में तार्किक कारण पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका पूंजीवाद क्या है? तार्किक क्रिया का ही परिणाम है। तो यहाँ पर आपका सामाजिक क्रिया के क्रिया पद्धति पक्षों की मैक्स वेबर द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार तार्किक विधिक कारणता, यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन किसका है? कह रहे हैं कि समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो देखिए समाजशास्त्र का एक पद्धति विज्ञान मैक्स वेबर ने ही बताया है। तो यह आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये समाजशास्त्र की भी, और ये पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। ठीक, इन्हीं की लिखी हुई है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित में से केवल एक को छोड़कर वह एक कौन है? पूछ रहे हैं कि मैक्स वेबर ने जो सत्ता के प्रकार बताए हैं, ठीक है, उसमें से एक को छोड़कर बाकी 3 उनके द्वारा बताए गए हैं। तो वह एक कौन सा है जो उन्होंने नहीं बताया है? तो देखिए यहाँ पर मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक, 3 प्रकार में आपका हो गया धार्मिक वैधानिक, बी है करिश्माई और सी है परंपरागत। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन है जो उनके द्वारा बताया नहीं गया है। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, धार्मिक। अगला क्वेश्चन है, वेस्टेहन की अवधारणा दी है। कह रहे हैं कि वेस्टेहन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो ये आपकी यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, मैक्स वेबर ने ही दी है। वेस्टेहन क्या है? देखिए ये वेस्टेहन, इस पर ये भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि वेस्टेहन किस भाषा का शब्द है। तो ये आपका जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सा है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समझना, अंतर्दृष्टि या बोध। ठीक, वेस्टेहन की इस अवधारणा का प्रयोग देखिए मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में किया है। कौन सी पुस्तक है? दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन बना देता है कि कौन सी अवधारणा किस पुस्तक में प्रयोग की गई है, किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम था। पूछ रहे हैं कि मैक्स वेबर ने अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या बनाया था? तो ए है सकारात्मक दर्शन शास्त्र, बी है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, सी है मनुष्य बनाम राज्य और डी है समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर बी वाला सही है, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। देखिए रेमंड एरा ने एक विद्वान है जिन्होंने मैक्स वेबर की संपूर्ण रचनाओं का उनकी विषय वस्तु के आधार पर 4 कोटियों में विभाजन किया है। याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है। तो रेमंड एरा है वह विद्वान जिन्होंने मैक्स वेबर की
जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, उनको उनकी विषय वस्तु के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया है। उसमें कौन कौन से हैं? पहला है विधि शास्त्र, आलोचना और दर्शन शास्त्र से संबंधित। दूसरा है ऐतिहासिक कृतियाँ जो मुख्यतः आर्थिक समस्याओं का लेखा जोखा थी, ठीक। और तीसरा है धर्म के समाजशास्त्र से जुड़े अध्ययन। चौथा है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो मैक्स वेबर ने अपने विचारों को जो व्यक्त किया है रेमंड एरा ने, उसी विचारों को उसकी विषय वस्तु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है। कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर शारीरिक प्रहार करता है तो उसे उसका उदाहरण क्या है, उसके इस व्यवहार को क्या नाम दिया जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा? ए है भावात्मक व्यवहार का, बी है मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, सी है वीरतामूलक व्यवहार का और डी है विवेक सम्मत व्यवहार का। तो देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, भावात्मक व्यवहार का। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के जो 4 प्रकार बताए हैं उसमें उनका जो भावात्मक सामाजिक क्रिया है उसी के अंतर्गत ये आएगा यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करे। देखिए वेबर के अनुसार भावात्मक क्रियाएं कौन सी हैं? वह क्रियाएं हैं जो कि आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होकर की जाती हैं, ठीक है। तो आवेगों और संवेगों द्वारा प्रेरित होकर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? इसमें क्या है, प्रेम भी आएगा, शत्रुता, घृणा भी आएगी या क्रोध भी आएगा, ठीक। तो इस हिसाब से यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर शारीरिक प्रहार करता है तो वो किसमें करेगा, वो आवेगों में आकर करेगा। तो आपका यहाँ पर भावात्मक क्रिया या भावात्मक व्यवहार कहा जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। देखिए ये परिभाषा दी गई है और पूछा जा रहा है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। अधिकारी तंत्र की बात की हो रही है, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। तो ब्यूरोक्रेसी की बात आपके यहाँ समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है, मैक्स वेबर ने की है। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा कि ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थशास्त्री विसेंट दी गॉरेन ने किया था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में इन्होंने राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को इंगित करने के लिए ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी शब्द का समाजशास्त्र में, ठीक है, इस अवधारणा को समाजशास्त्र में और इसके वर्तमान अर्थ में, वर्तमान संदर्भ में संवारने का या इस पर विस्तृत कार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया है वो कौन है, मैक्स वेबर है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका अधिकारी तंत्र शब्द से अगर हम लेते हैं तो मैक्स वेबर सही हो जाता है। बाकी हम ये परिभाषा पर विचार कर लेते हैं। अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, मैक्स वेबर। ये परिभाषा मैक्स वेबर द्वारा अधिकारी तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी को या नौकरशाही को परिभाषित करने के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? पूछ रहे हैं कि अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है। तो यहाँ पर है परंपरागत मूल्यों का, बी है आधुनिक मूल्यों का, सी है सामाजिक मूल्यों का और डी है राजनीतिक मूल्यों का। तो देखिए अधिकारी तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है, ठीक। कारण क्या है, देखिए बौद्धिकता यानी तर्कनापरकता जो है, जो तार्किकता है, वो कर्मचारियों को उन मूल्यों से अलग कर देती है जो मानव जीवन को अर्थ और लक्ष्य प्रदान करते हैं। अधिकारी तंत्र क्या होता है, ये लिखित नियमों के आधार पर कार्य करता है। इसका जो चुनाव होता है, अधिकारी तंत्र का जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, इन्हें इनकी योग्यता के आधार पर चुना जाता है और इनके जो कार्य होते हैं, ठीक है, उस पद से संबंधित जो उनकी भूमिकाएं होती हैं ये लिखित होती हैं, लिखित नियमों के आधार पर इन्हें कार्य करना पड़ता है। तो इससे क्या परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है।
आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा। और उसे कह रहे हैं कि अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए डांटता या मारता है तो उसका यह कार्य क्या है, वैध कहा जाएगा। और उसे ऑप्शन दिया जा रहा है, सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा, और डी है 1 और 2 दोनों कहा जाएगा। तो देखिए मैक्स वेबर ने सत्ता और शक्ति में अंतर किया है। शक्ति क्या है, बल का प्रयोग है, ठीक है, जिसमें वैधता नहीं होती, लेकिन यदि इसी शक्ति में वैधता आ जाती है, उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो वो क्या है, वो सत्ता हो जाती है। तो यहाँ पर आपका अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए डांटता या मारता है तो वह वैध है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे वैध माना गया है, तो ये आपका सत्ता कहा जाएगा, ठीक। पिता द्वारा या माता द्वारा या परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चों को समाज के अनुकूल व्यवहार सिखाने के लिए डांटना मारना ये क्या है, वैध है, ठीक है। तो इस हिसाब से यह पिता की सत्ता का है, प्रयोग कर रहा है पिता, यह सत्ता कहा जाएगा, शक्ति नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वेस्टेहन पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया था। पूछ रहे हैं कि मैक्स वेबर ने जो वेस्टेहन पद्धति का प्रयोग किया है, उस पद्धति का प्रयोग करने के लिए किस विद्वान ने उन्हें प्रेरित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है, ए है हीगल, बी है समनर, सी है डिल्थे और डी है फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही है, डिल्थे। डिल्थे ही ने मैक्स वेबर को वेस्टेहन पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन है। एक इस बुक का नाम दिया गया है, पूछ रहे हैं मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ए है मैक्स वेबर, बी है रूथ बेनेडिक्ट, सी है राइनहार्ड बेनेडिक्ट और डी है राल्फ लिंटन। तो देखिए यहाँ पर मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, तो ये मैक्स वेबर की लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये सी वाला ऑप्शन सही है, राइनहार्ड बेनेडिक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। पूछ रहे हैं कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। ए है यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, बी है यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, सी है यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है और डी है यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो देखिए ए यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, ये नहीं है, गलत है। यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, बी सही है। यहाँ पर यह परिस्थिति, यह वंशानुगत परिस्थिति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों का जो चुनाव होता है वह कैसे होता है, उनके गुणों के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर होता है, तो यह अर्जित होती है। नैतिक सत्ता पर भी यह आधारित नहीं होती है, ठीक है। यह कौन सी सत्ता होती है, यहाँ पर वैधिक सत्ता होती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से क्या है। कह रहे हैं कि मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है, उन चारों प्रकारों में जो सामाजिक क्रिया है, मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक। तो सबसे पहले पूछना है कि सामाजिक क्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए है 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, नहीं है, गलत है ये आपका। बी है ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, यह भी नहीं है। 2 साइकिल सवारों की टक्कर के बाद घूसेबाजी, देखिए यही वाला आपका सही है। डी भी देख लेते हैं, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना, यह भी नहीं है। देखिए 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, यदि सिर्फ टक्कर होती है, ठीक, तो वह सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। सामाजिक क्रिया में क्या है, वो एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो रहे हों, ठीक है। ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, यदि ट्रेन में व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए, उनके बीच कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया अंतक्रिया नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या है, यह सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। 2 साइकिल सवारों की टक्कर के बाद घूसेबाजी करना, तो देखिए यहाँ पर आपका टक्कर के बाद की जो क्रिया है, इस आधार पर यह क्रिया सामाजिक क्रिया कही जाएगी। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं।
तो यहाँ पर मैक्स वेबर ए वाला ऑप्शन सही है। मैक्स वेबर की ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और अक्सर पूछी जाती है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये मैक्स वेबर की है। तो गाइस ये आपके पीजीडी 2000 से लेकर 2013 तक पूछे गए सारे क्वेश्चन थे, जिनको मैंने एकत्रित करके यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो बनाया है, जिससे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, किस विद्वान से, हम इस बात को अच्छे से समझ सकें और उन्हें याद कर सकें, जिससे कि परीक्षा हाल में हमारे ये क्वेश्चन बन जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग अपना रिस्पांस देंगे तो मुझे और हौसला मिलेगा, मैं आगे और अभी अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। इसके बाद गाइज मैं आप लोगों के लिए पीजीटी 2000 से लेकर 2013 तक दुर्खीम के इमाइल दुर्खीम पर पूछे गए क्वेश्चन का भी इसी तरह से एक जगह एक वीडियो कल तक बनाकर अपलोड करूँगी और आप लोग उसे भी देखिएगा, अच्छा लगेगा। ओके गाइस, बाय।